नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंसेज में। मैं हूं आपका चंदन सर और आज हम क्लास 9 साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझने वाले हैं, ऊतक यानी टिश्यू। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन बच्चों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हमारा शरीर इतना बड़ा है, फिर भी हमारा शरीर सिर्फ एक ही तरह की कोशिका से नहीं बना है, ऐसा क्यों? और अगर हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं मिलकर आखिर काम कैसे करती हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब हमें आज ऊतक यानी टिश्यू में मिलेगा। और मैं आपको आज ऊतक को ऐसी सरल भाषा और रोज़मर्रा के उदाहरणों से समझाऊंगा कि आपको टिश्यू शब्द सिर्फ याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसे समझ जाओगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 ऊतक टिश्यू, केवल साइंसेस पर। मैं हूं चंदन सर और चलिए साइंस को रटते नहीं समझते हैं बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं ऊतक यानी ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो स्कूल में 50 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं बच्चों, क्लियर है? अगर सभी बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम करना मुश्किल होगा। ठीक है, यानी 50 बच्चे हैं, 5 बच्चे कुछ कोई काम कर रहे हैं, 5 बच्चे कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक बड़ा काम करना है तो आपको काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे सफाई की टीम बना लें, कुछ खेल की टीम बना लें, ठीक है, कुछ बच्चे बच्चों किसकी, सफाई की, दूसरे कुछ खेल की टीम बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे पढ़ाई की टीम बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे काम करेंगे तो हर टीम एक विशेष काम कर रही है। ठीक है, एक टीम सफाई की काम कर रही है, दूसरी टीम खेल की और तीसरी टीम पढ़ाई की। तो इसी तरह शरीर की कोशिकाएं भी अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग काम करती है। इन्हीं समूहों को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऊतक की परिभाषा को हम समझते हैं कि समान उत्पत्ति, ठीक है, कैसे? समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर हम ऊतक की परिभाषा को समझें तो यहाँ पे टोटल कुल 3 शब्द हैं। पहला समान उत्पत्ति, दूसरा समान संरचना और तीसरा समान कार्य। यानी ये 3 वर्ड मिलकर ऊतक की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? समान उत्पत्ति, दूसरा समान संरचना और तीसरा बच्चों क्या है? समान कार्य। ठीक है, अगर हम समान उत्पत्ति की बात करें तो ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ऊतक की कोशिकाएं सामान्यतः समान उत्पत्ति वाली होती हैं। कैसी होती हैं? समान उत्पत्ति वाली होती हैं। क्लियर है? यानी जितनी भी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं नॉर्मली एक ही जगह से वो उत्पन्न होती हैं। अगर हम दूसरे शब्द पे चलें यानी समान संरचना, तो इन कोशिकाओं की संरचना और आकार में समानता होती है। यानी कहने में आप कह सकते हैं कि देखने में बच्चों ये कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। अगर मैं बच्चों समान कार्य की बात करूं तो ये कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को क्या करती हैं? पूरा करती हैं। ठीक है, तो बच्चों यही सबसे जरूरी बात है कि कोशिकाएं अकेले नहीं, मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं। क्लियर है? कोशिकाएं अकेले नहीं बल्कि मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं। तो याद रखेंगे ये जो 3 वर्ड हैं बच्चों, समान उत्पत्ति यानी सभी जो कोशिकाएं होंगी जो ऊतक कहला रही हैं, यानी ऊतक जो होंगे वो ढेर सारी सेल्स से मिलकर बने होंगे। तो ये जो सेल्स हैं इनकी उत्पत्ति जो होगी वो समान होगी और ये देखने में भी एक जैसे होंगे, यानी इनका स्ट्रक्चर, इनका आकार ये कैसा होगा? एक समान होगा। और वहीं बच्चों ये सारी कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगी। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ध्यान समझें, कोशिकाएं शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, लेकिन जब ये कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को संयुक्त रूप से करती हैं तो वो क्या बनते हैं बच्चों? ऊतक बनते हैं। तो फिर से समझें, कोशिकाएं शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, लेकिन जब ये कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को संयुक्त रूप से यानी एक साथ कार्य करती हैं तो बच्चों ये क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। बच्चों ये जो सेल्स हैं ये ऊतक का निर्माण करती हैं। तो इसी तरह जैसे अलग अलग सेल्स हैं वैसे अलग अलग ऊतक हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऊतक मिलकर हमारे शरीर को संरचना, मजबूती और अलग अलग कार्य करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों समझो
कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य करता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह, ठीक है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य करता है, उसे ऊतक कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने सेल लिया, सेल जो होगा वो समूह बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेंगे? विशेष कार्य करेंगे। क्या करेंगे? विशेष कार्य करेंगे। और ये जो विशेष कार्य करने वाले होते हैं, इन्हीं को हम टिश्यू या फिर क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे आने वाले पादप ऊतक और जंतु ऊतक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चों हमने ऊपर डिस्कस किया, वहाँ यहाँ पर ये उन्हीं बातों को पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। बच्चों हमने ऊतक की परिभाषा में देखा था कि जो ऊतक हैं, जो ऊतक जिस सेल से मिलकर बने हैं, उन सेल की जो उत्पत्ति होती है वो समान होती है, यानी यह समान उत्पत्ति की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात हमने की थी कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं समान आकार और समान संरचना वाली होती हैं। तीसरा पॉइंट हमने बात किया था कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो ढेर सारी कोशिकाएं टिश्यू बनाती हैं, ये कोशिकाएं किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रेरित होती हैं। अगला पॉइंट, ऊतक बड़े जीवों में पाए जाते हैं जो शरीर को संरचना, मजबूती और कार्य प्रदान करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो जो लेवल के जीव होते हैं, ठीक है, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते हो, उनका जो निर्माण होगा वो ऊतक से नहीं होता, बल्कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है बच्चों, वो किससे होती है? आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनकी संरचना, मजबूती और कार्य किससे प्रदान मिलती है? ऊतक से मिलती है। तो फिर से समझेंगे, ऊतक बड़े जीवों में पाए जाते हैं जो शरीर की संरचना और मजबूती और कार्य को बच्चों क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो बच्चों हमें पता चल गया कि ऊतक क्या होता है, लेकिन अब सवाल आता है, क्या पौधे के अंदर भी अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों। और पौधों की खास बात यह है कि उनके ऊतक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पौधा बढ़ता कैसे है, लंबा कैसे होता है और मोटा कैसा होता है, ठीक है। तो आज इस पेज में हम पूरे प्लांट टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन समझेंगे, वो भी इतनी आसान भाषा में कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैं हूँ चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेस। पहले हम बात करते हैं बच्चों पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला विभजोतक ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक, ठीक है। पहला जो बच्चों का है ना, कौन है? विभजोतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे आप अस्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चों अगर समझें तो देखिए, जो विभजोतक ऊतक होता है, इनकी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं, यानी लगातार क्या होती रहती हैं? विभाजित होती रहती हैं, और नई कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, जिसके कारण ये वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझें कि विभजोतक ऊतक का मुख्य काम पौधे की वृद्धि करना है, ठीक है। विभजोतक ऊतक की काम जो है वो क्या है? पौधे की वृद्धि करना। जबकि आप परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक में पढ़ेंगे कि इनकी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और ये विशेष कार्य करने लगती हैं, ठीक है। ये क्या करने लगती हैं? विशेष कार्य करने लगती हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे विभजोतक ऊतक का मुख्य काम है पौधे की वृद्धि करना, उसी तरह अस्थायी ऊतक विशेष कार्य करने के लिए क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं विभजोतक ऊतक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? विभजोतक ऊतक के बारे में। बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऐसे समझो, ये पौधे की ग्रोथ टीम है, ठीक है। ये क्या है? ये पौधे की बच्चों क्या है? ग्रोथ टीम है। कौन सी टीम है? ये ग्रोथ टीम है। इस ऊतक की कोशिकाएं लगातार क्या होती हैं? विभाजित यानी डिविजिबल होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। यानी जहाँ पौधे को बढ़ना है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों क्या करना है? पौधे को बढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे हमें ये टिश्यू यानी विभजोतक ऊतक मिलेगा। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक लगातार डिवीजन करके ग्रोथ करता है, ठीक है। अब बच्चों हम विभजोतकी ऊतक के अलग अलग हिस्से को पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से तीन भाग में डिवाइड होते हैं। पहला शीर्षक विभजोतक, जिसे आप एपिकल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा अंतर्वेशी विभजोतक, जिसको आप इंटरकैलरी मेरिस्टम के नाम से जानते हैं, और तीसरा पार्श्व विभजोतक, जिसे आप लेटरल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं।
एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष या टॉप पर, ठीक है। यह पौधों की जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका काम पौधे की लंबाई बढ़ाना है, ठीक है। तो फिर से समझे, सॉरी, एपिकल का मतलब टॉप नहीं होता बल्कि टिप होता है, ठीक है। क्या होता है? टिप होता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये प्लांट है, ये ग्रोथ करेगा तो नीचे की तरफ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्षक बीजोतक है, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होने वाले पार्ट पे यहाँ पाया जाएगा, और जो जड़ें हैं जो नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही हैं वो यहाँ पर भी पाया जाता है, इसलिए इसको टिप बोलते हैं, ना कि टॉप, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था या मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो याद रखेंगे यहाँ पर ये टिप होता है, ठीक है। क्या हो गया? टिप होता है। तो यहाँ पे समझे ये कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? जड़ और तने के शीर्ष पर पाए जाएंगे। इनके जो कार्य हैं ये लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर पौधा ऊपर की तरफ लंबा हो रहा है तो किसकी भूमिका होगी? आपका आंसर क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम। चलते हैं बच्चों अंतर्वेशी बीजोतक की तरफ। ये पत्तियों के आधार, गांठों तथा इंटरनोड्स पर पाए जाते हैं। इंटरनोड किसको बोलेंगे? जैसे आपके सामने मान लीजिए ये पूरा का पूरा गन्ना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे ये गांठ है और ये गांठ है, ठीक है। इनके बीच का जो हिस्सा होगा वो इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। इनका भी जो कार्य बच्चों, ये लंबाई में वृद्धि करवाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करवाते हैं। अगर मैं आपको आसान एग्जांपल दूं तो घास को जब काट दिया जाता है फिर भी वह दोबारा बढ़ जाती है। इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा जो है बच्चों वो क्या है? पार्श्व बीजोतक। यह गोल स्टेम वाला डायग्राम है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो गोल वाला डायग्राम है यही पार्श्व बीजोतक है। इसका जो स्थान है ये तने और जड़ों के पार्श्व भाग यानी साइड में पाए जाते हैं। इनका जो कार्य बच्चों, ये मोटाई और वृद्धि करता है, ठीक है। मोटाई यानी गर्त में ये क्या करता है? वृद्धि कर। तो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये समझ लीजिएगा कि जो एपिकल इंटर कैलरी होती है, यानी ये जो एपिकल मेरिस्टम है और ये इंटर कैलरी जो मेरिस्टम है, ठीक है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है, जबकि ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है बच्चों, ये मोटाई में वृद्धि करती है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब हम जंप करते हैं बच्चों अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू पर बात करते हैं, ठीक है। बच्चों जब कुछ कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और किसी विशेष कार्य के लिए तैयार हो जाती हैं तो उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर है? यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए और परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर है? यहाँ पे समझें, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किस लिए होती है बच्चों? ग्रोथ के लिए होती है। किसके लिए होती है? ग्रोथ के लिए। जबकि परमानेंट, कौन सी? परमानेंट जो टिश्यू होती है ये किसके लिए होती है? स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यानी विशेष कार्य के लिए होती हैं। क्लियर है? आगे चलें बच्चों। अब हम ये जो अस्थायी ऊतक हैं इसको हम, ठीक है, कई भागों में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको आप सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे आप जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसे आप सुरक्षा ऊतक के नाम से जानते हैं। यानी ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये अस्थायी ऊतक यानी सरल अस्थायी ऊतक होता है। ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कितने प्रकार की? एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला जो है ये पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये मुख्य रूप से भोजन को स्टोर करने और सामान्य कार्य करने में मदद करता है। यानी ये क्या करता है? फूड को बच्चों स्टोर करता है और सामान्य कार्य करता है। वहीं अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, ठीक है, ये पौधे के कुछ भागों को लचीलापन, ठीक है, स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वो पौधे को क्या मिलता है? सहारा मिलता है। तीसरा जो बच्चों है स्क्लेरेनकाइमा, ये पौधों को मजबूती, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ कठोरता भी प्रदान करता है। कौन? ये स्क्लेरेनकाइमा। तो जो ये पैरेन्काइमा होता है बच्चों, ये फूड स्टोर करता है, जबकि कोलेनकाइमा पौधे को लचीला बनाता है जिससे उसको सहारा मिले, और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? पौधे को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अस्थायी ऊतक पर। यहाँ एक नहीं बल्कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष काम करती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से ये क्या होते हैं? बने होते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम।
ठीक है। पहला बच्चों क्या है, जाइलम, और दूसरा क्या है, फ्लोएम। यहाँ पर याद रखेंगे जाइलम का जो मुख्य काम है वो जड़ों से बच्चों, ठीक है, जड़ों से पानी को कहाँ पहुँचाना, पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँचाना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जाइलम का मुख्य काम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी भाग तक पहुँचाना। ये किसका काम है बच्चों, जाइलम का काम है। ये इसको आपको नोट करिएगा जाइलम में, कि जाइलम का मुख्य काम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाना होता है। जबकि जो दूसरा वाला है ये है बच्चों फ्लोएम। ये पौधे में भोजन का परिवहन करता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो ये उनको क्या करता है, बने हुए भोजन को पूरे पौधे में क्या करता है, परिवहन करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू, ये जो जाइलम है बच्चों, ठीक है, ये जो जाइलम है ये क्या होगा, जल, और ये जो फ्लोएम है, ठीक है, क्या है, फ्लोएम है, ये इसका काम क्या है, फूड को कैरी करना। तो आप जाइलम को कैरी कौन करता है, जाइलम किसको कैरी करता है, जल को, और फ्लोएम क्या किसको करता है, फूड को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले पे चलते हैं जो बच्चों सुरक्षा ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पौधे के अंदर के भागों को बाहरी नुकसान से बचाने वाले ऊतक को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो बाहरी आघात होती हैं, चोट होती हैं, उनसे पौधों को बचाने का काम किसका है, सुरक्षा ऊतक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है, ये पादप के भीतरी भागों की रक्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एपिडर्मिस और दूसरा क्या होता है, कॉर्क। ये जो ग्रीन वाला है एपिडर्मिस और ये जो है ये क्या है, कॉर्क है। तो ध्यान रखेंगे एपिडर्मिस जो बच्चों होता है यह पौधे की बाहरी सतह पर एक तरह की सुरक्षा का परत बनाता है। ठीक है, एक लेयर का निर्माण कौन करता है, यानी पौधे में बाहरी आघातों से बचने के लिए लेयर, एक त्वचा का यानी एक कह सकते हो सरल सतह का निर्माण कौन करता है, एपिडर्मिस करता है। अगर हम कॉर्क की बात करें, ठीक है बच्चों, किसकी बात करें, कॉर्क की, तो कॉर्क भी पौधे के अंदरूनी भागों की रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉर्क और एपिडर्मिस, ठीक है, ये अंदरूनी भाग कौन से, पौधे के अंदरूनी भागों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। क्लियर है, आपको इसको बहुत आसानी भाषा में समझना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला विभजोतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, शीर्षद विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक और पार्श्व विभजोतक। वहीं अस्थायी ऊतक को भी हमने तीन भागों में पढ़ा, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और सुरक्षा ऊतक। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर पादप में वृद्धि की बात करें तो पादप में वृद्धि दो प्रकार की होती है, पहली लंबाई में वृद्धि होती है और दूसरा मोटाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षद और अंतर्वेशी विभजोतक की आवश्यकता पड़ती है। एपिकल का मतलब होता है शीर्षद और इंटरकैलरी का मतलब मेरिस्टम। ठीक है, वहीं मोटाई में वृद्धि की बात करें तो लेटरल मेरिस्टम या पार्श्व मेरिस्टम यानी पार्श्व विभजोतक ऊतक की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें जो विभजोतक ऊतक होता है बच्चों, ये वृद्धि के लिए होता है और अस्थायी ऊतक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। ठीक है, बस बच्चों अगर आपने ये क्लासिफिकेशन समझ लिया तो प्लांट टिश्यू का आधा चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर हो गया। और अगली क्लास में हम इन टिश्यू को एक एक करके उनके स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के साथ 3D डायग्राम से समझेंगे। तो साइंस को रटना नहीं बच्चों, समझना है। मैं हूँ चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज।